Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ala Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Bali car to straightforward with Talha Jato. Yakinan ajje DG ba badi khabarun. Ekri paase sare suta ke DG ISPR Major General M Sharif साहब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कया वडन इशूज़ से ॻाल्हि कई आहे लॉ एंड ऑर्डर जी ॻाल्हि हुजे बहावल नगर वारा इंसिडेंट जी ॻाल्हि हुजे मंगला जे कोर कमांडर जी ॻाल्हि हुजे बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 9 मई छो 9 मई में हाणे वरी अचण वारो आहे 2 ॾींहंनि खां पोइ साल पूरो थी वेंदो हिन सान्हे के हुन ते तफ़सीलन गुफ़्तगू कई आहे DG ISPR अॼु यकीनन मां सम्झां थो कि एट द सेम टाइम अॼु जे ॾींहं में ई जेको सुओ मोटो केस थियो आहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजिस जे ख़त जे हवाले सां हुन सुओ मोटो केस में भी जेके डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि ए ॿई इंट्रस्टिंग आहिनि ऐं अगरि तव्हां हिकिड़े पहलू सां ऐं कुझु एंगल सां हिन ॿिन्हिनि ख़बरुनि खे ॾिसो त मां सम्झां थो को न को इंटरकनेक्शन भी मौजूदु आहे को न को रिश्तो मौजूदु आहे हिननि ॿिन्हिनि ख़बरुनि जे दरमियान अॼु प्रोग्राम में इहो असां डिस्कस करण जी कोशिशि कंदासीं पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली DG ISPR अॼु PTI खे रस्तो ॾेई छॾियो आहे PTI जेका असांखे ख़बर आहे कि मुश्किलात आहे लीडरशिप जेल में असीरी जी ज़िंदगी गुज़ारे पई बुशरा बीबी अलॻि बंदि पई आहे मलिक रियाज़ असांखे ख़बर आहे किथे आहिनि यकीनन PTI जे इमरान ख़ान ऐं उन्हनि जे सपोर्टर्स वोटर्स जे लाइ प्रॉब्लम्स ई प्रॉब्लम्स आहिनि 200 FIR तो इमरान ख़ान ते आहिनि ॿियनि ते तव्हां सम्झी सघो था परवेज़ इलाही आहे शेख रशीद आहे लिस्ट तमामु वॾी आहे जेके हिन महिल जेल में क़ैद आहिनि ऐं हुननि खे को रस्तो कोन थो मिले अदालतनि मां रिलीफ कोन थो मिले निकाह जहिड़े केस में भी असांखे ख़बर आहे कि इमरान ख़ान खे सज़ा थी चुकी आहे ऐं हाणे 9 मई हमला केस में भी सज़ा थियणु घुरिजे अॼु इहो चई छॾियो आहे असांजे DG ISPR के जेके भी माण्हू हिन में मुलविस आहिनि साल थियण वारो आहे हिन साने खे त कोशिश इहा ई आहे कि को सज़ावार हुजे को ज़िम्मेवार हुजे कंहिं न कंहिंखे ख़बर पए कि हू वॉज़ बिहाइंड इट ऐं हुनखे सज़ा मिले लेट्स सी DG ISPR ते इहा ॻाल्हि कई आहे एट द सेम टाइम अदालतनि जी मां तव्हांखे इहा ॻाल्हि ॿुधाई अदालतनि में अज़ नोटिस केस जी जेका समात हुई 6 रुकनी बेंच इहा समात कई काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी सरबराही में ऐं हिन में वाज़े तौर ते चयो वियो कि अदालतनि में मुदाख़लत थिए पई ऐं ओपनली थिए पई जस्टिस अथर मिनुल्लाह साहब बि चई छॾियो हेसि ताईं जस्टिस अथर मिनुल्लाह साहब चयो त असां 76 सालनि खां कूड़ पिया ॻाल्हायूं ऐं हाणे वक़्तु अची वियो आहे कि असां सच ॻाल्हायूं डिॼणु बंदि कयूं यकीनन वॾी स्टेटमेंट आहे जमाल मंदोखेल साहब ऑनरेबल जस्टिस फरमाइनि था कि मुदाख़लत थिए पई ऐं हुकूमत कुझु कोन थी करे अंडरटेकिंग लिखी ॾियनि वुकला बि कि जेका वुकला बरादरी मुदाख़लत कंदी आहे उहा मुदाख़लत न थींदी ऐं यकीनन चीफ जस्टिस साहब इहो बि चयो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कि अटॉर्नी जनरल समेत जेतिरा भी हुकूमत जा माण्हू आहिनि सभु तस्लीम था कनि कि मुदाख़लत आहे ऐं जेको जज मुदाख़लत ते कुझु करे न सघे वो घर वञी वेही रहे त मां सोचण ते मजबूर आहियां केतिरा अहिड़ा जज आहिनि जेके घर वञी वेहींदा या न वेहंदा वेल इट्स अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड पंहिंजे पैनल सां पुछंदासीं अॼु पर लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन DG ISPR जी इलाही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस सां डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब ब्रिगेडियर साहब थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम जज़ाकल्लाह खैर सर काफ़ी दिनों के बाद हमने आज DG ISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी व्हाई डू यू थिंक इतना वक्त लगा सर उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने तफसीलन इंट्रोडक्शन दियो है about the DG ISPR press conference and you have covered everything. देखिए मेरा सवाल इतना टाइम क्यों लगा सर इतने वक्त के बाद एक दौर था कि हम DG ISPR की ब्रीफिंग रेगुलर देखते थे नहीं इश्यूज जब खड़े होते हैं क्योंकि बगैर किसी इशू के बगैर किसी रीजन के बगैर किसी वजह के तो DG ISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती हाँ जब कोई ऐसा इशू होता है जिसके ऊपर अगर तो वो सिविल हुकूमत कर रही है तो वो अपना ब्रिगेडियर साहब जितने इश्यूज मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर किए हैं तो लग यही रहा है कि बहुत सारे इश्यूज पेंडिंग में पड़े हुए थे सर जिनको आज उठाया गया है चाहे वो अफगान मुहाजिरीन की वापसी हो चाहे वो ईरान के साथ ताल्लुकात हो चाहे वो बहावल नगर वाला इंसिडेंट हो चाहे वो कोर कमांडर मंगला वाला इंसिडेंट हो तो बहुत सारे इश्यूज लॉ एंड ऑर्डर कश्मीर क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो एक ऐसा इशू है जो सर पूरा साल ही हमारे यहाँ रहता है हर वक्त ही रहता है तो लोग ये सवाल कर रहे थे काफ़ी वक्त के बाद DG ISPR नजर आए मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि देखिए अब आपने कितने सारे इश्यूज का जिक्र किया अब अगर हर इशू के आपके ऊपर आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रोजाना करने लगे तो आप ये देखिए कि वो कहते हैं ना कदर खो देता है रोज रोज का आना जाना तो फिर वो होगा तो वो उन्होंने तमाम चीज़ों को एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू करके उसमें कवर कर लिया और वो इश्यूज हैं
जो पाकिस्तान के एक्सटर्नल चैलेंजेस और इंटरनल जो आपका खलफशार फैला हुआ उससे रिलेट करते। अफगानिस्तान की बात की, अफगानिस्तान से लिंक करके उन्होंने इंडिया की भी बात की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं उसमें अफगानिस्तान मुलव्वस है। और आपको पता है कि अफगानिस्तान किस तरह हथियार बेच रहा है, किस तरह दहशतगर्द तंजीमों के हवाले कर रहा है। और फिर उन्होंने कवर किया 9 मई, क्योंकि 9 मई परसों है तो एक 9 मई से भी रेलेवेंस बनती थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जी 9 मई के अंदर जो लोग इन्वॉल्व हैं वो सजा के निजाम से गुजरेंगे। सर लोग यही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब के 9 मई परसों है, इसीलिए DGISPR साहब आए। जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, तो उसके साथ उन्होंने काफी सारी चीजों को टेंडम में रिलेट कर लिया ना, कि एक इशू के साथ बाकी वो चीजें भी बता दी जो चीजें पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त असरअंदाज हो रही है। जैसे आपने खुद फरमाया कि जी ईरान के प्रेसिडेंट का विजिट हुआ और ईरान के प्रेसिडेंट के विजिट के बाद सबसे अहम चीज आपकी नजर में क्या आती है? मेरी नजर में एक चीज आती है कि अगर आपने पाकिस्तान को फायदा पहुंचाना है तो ईरान गैस पाकिस्तान पाइपलाइन जो है उसको मुकम्मल कर दे। और अगर मेरी नजर में वो चीज आती है जो आम पाकिस्तानी की नजर में आती है सर, 50 रुपए लीटर पेट्रोल जो 4000 मेट्रिक टन रोजाना आता है सर। जी, तो वो अब आ रहा है स्मगलिंग के जरिए, इलीगल इनफॉर्मल इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। फिर उसके बाद जैसे आपने कहा उन्होंने 9 मई की बात की, 9 मई के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनकी बात की। उन्होंने फिर कहा कि जी बातचीत नहीं हो सकती, तो बातचीत के हवाले से उन्होंने कहा कि जी अगर आप कोई वो कमिटमेंट देंगे किसी किस्म की आइंदा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे। और फिर उन्होंने एक बड़ी अहम बात की कि जी बातचीत तो पॉलिटिकल पार्टीज में हो सकती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में ही बातचीत होनी चाहिए। सियासत की अगर आपने बात करनी है तो सियासत में दो ही धड़े होते हैं। एक जब आप पाकिस्तान की सियासत का जिक्र करते हैं तो उसमें तो एक आपकी सेनेट है और आपकी नेशनल असेंबली है, उसके नीचे आप जाते हैं तो 4 प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, उसके साथ अगर उनके अंदर हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और सियासी पार्टीज हैं तो सियासी पार्टीज में कुछ हुकूमत में है कुछ अपोजिशन में। साफ जाहिर है जब दरमियान में इशूज खड़े होंगे, अगर हुकूमत का इशू खड़ा होगा तो अपोजिशन से बात करेगी, अपोजिशन का खड़ा होगा तो वो हुकूमत से। और यही सियासत का एक तुर्रा इम्तियाज है कि आपस में बातचीत करके आगे चलते हैं। तो ये तमाम चीजें थी जिसको उन्होंने कवर किया। और जैसे आपने कहा कि उसके ऊपर सवाल जवाब भी हुए और बहुत सारे सवाल हुए जिसके अंदर वो चीजें क्लियर करने की कोशिश गई जो लोग इशू जो चीजें लोगों के जहन में आ रही थी। तो मेरा ख्याल है उसके ऊपर उन्होंने, मुझे जो सबसे अहम चीज जो लगती है वो ये है जो उन्होंने क्लैरिटी से एक पाकिस्तान के अंदर, देखिए दहशतगर्दी की वारदातें किस बुरी तरीके से पाकिस्तान के अंदर हो रही है और कितनी मतलब प्रेशियस जाने हैं जो जाया हो रही है। 25-30 सालों से तो हो ही रही है ना सर, 25-30 साल तो हो गए हैं अब इसको होते हुए। नहीं वो इस दफा देखिए ना, यानी आप देखिए 2023 में 12,215 अटैक्स हुए हैं केपी में, और 2021 में वो 903 हुए थे, और 2022 में 858 हुए थे। अब 1,803 कैजुअलिटीज। मुशर्रफ एरा में यही नंबर्स हजारों में थे सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बड़ी हैं ये जो चीजें बड़ी हैं इसके अंदर कोई तो तरीकाकार है जिसको आपको पॉइंट आउट करने की जरूरत है, जिसके खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। तो ये अफगानिस्तान के और उसके अंदर जो ऑफकोर्स ये हमारी फौज का काम भी तो सर यही है ना कि दहशतगर्दी पे कंट्रोल करना, बॉर्डर्स को कंट्रोल करना, नजरियाती सरहदों को भी अब कंट्रोल करना। अब सवाल ये ब्रिगेडियर साहब आपसे, आज जो बात DGISPR साहब ने कही कुछ उसमें मुझे लगा है कि रीड बिटवीन द लाइंस और वो इशारतन कुछ कहना चाह रहे थे। एक तरफ सर कहा गया कि कमीशन बनेगा, बिल्कुल जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि फिर तहकीकात होंगी तो फिर 2014 के धरने की भी होंगी, PTP हमले की भी होंगी। तो उनकी सेकंड स्टेटमेंट से ऐसे लगा कि जैसे वो कमीशन अगर बनता भी है तो वो नहीं चाहते कमीशन बने, और बना तो उसका इतना बड़ा उसको टास्क दे दिया जाएगा कि वो 3-4 सालों तक तो वो तहकीकात ही करता रहे और रिपोर्ट आने में टाइम लग जाए। तो क्या इसके बाद आपको लगता है कि कमीशन बनेगा या नहीं बनेगा सर? एक चीज उन्होंने और भी कही थी, कमीशन की TORs कौन बनाएगा। यानी बेनजीर भुट्टो जब शहीद हुई थी तो एक स्कॉटलैंड यार्ड का कमीशन आया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनकी TOR शायद आपने पढ़ी होंगी। उस TOR में ये जिक्र ही नहीं था कि ये पता कीजिए कि बेनजीर भुट्टो को किसने शहीद किया और कौन उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जुडिशल कमीशन का। और पाकिस्तान में जितने कमीशन बने हैं आप उनकी तारीख से भी वाकिफ है और उनके रिजल्ट से भी वाकिफ है। और ब्रिगेडियर साहब ज्यादा पीछे ना जाएंगे तो गुज़िश्ता दिनों की बात है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस मजाक उड़ा रहे थे कमीशन का,
कि ये कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई है इससे अच्छा था कि वो ABCD लिख कर दे देते। इनको तो अंग्रेजी इस्तेमाल करना नहीं आती, तो इन्होंने ना कोई सजेशंस दिए हैं ना कोई फाइंडिंग्स दी हैं, और वो सर वो कमीशन चले जा रहे हैं और लाखों रुपए की तनख्वाहें होती हैं सर इन कमिश्नरों की, जो टैक्स पेयर आपके पैसों से जाती है। हमारे तो सर खून के आंसू निकलते हैं टैक्स देके। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि कमीशन अगर आप बनाएंगे, उसकी TORs कौन बनाएगा और क्या उस TORs पे आपस में मुताबिकत हो चुकेगी। और अगर मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप कमीशन बनाते हैं तो फिर उस कमीशन को उन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए जिसकी वजह से पाकिस्तान में किसी भी तरीके से पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन कॉज हुई है। और हेलो जी जी, यूर ऑन एयर सर, प्लीज कंटिन्यू। और उसके अंदर सियासी तौर पे मुख्तलिफ हुकूमतें मुतासर हुई हैं, चाहे वो हुकूमत पीपल्स पार्टी की थी, चाहे वो PMLN की थी, चाहे वो PDM थी, चाहे वो मुशर्रफ की हुकूमत थी, चाहे वो नवाज शरीफ की, यानी वो तमाम इशूज जिसकी वजह से तब ये पाकिस्तान के अंदर ये बेचैनी की फिजा मुख्तलिफ अवकात में पैदा होती रही है, वो उसको इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन जैसे आपने कहा और जैसे अभी फैजाबाद कमीशन की रिपोर्ट आई है जो रिसेंट इंसिडेंट है, तो क्या ये पॉसिबल है कि एक कमीशन इन तमाम चीज़ों को अहाता कर सके? जो इसके अंदर अंडर करंट्स हैं, जो थ्रेड्स हैं, उसके मुताबिक तो आपको कम से कम 8 से 10 कमीशन बनाने पड़ेंगे। तो लोग यही कह रहे हैं कि सर ये कमीशन ना बनेगा, ये बात अब सार्केज़म में चली गई, जिस तरह कही गई DG ISPR की तरफ से कि ये कमीशन की गए तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। ये बताइए सर, PTI को एक रास्ता दे दिया है, वैसे 9 मई को साल होने वाला है और PTI के लिए एक रास्ता भी खोल दिया गया है कि माफ़ी मांग ली जाए पाकिस्तानी कौम से। लेट्स से ब्रिगेडियर साहब के PTI के बानी जो हैं, कप्तान जो हैं, वो माफ़ी मांग लेते हैं कि अगर मेरी वजह से किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, या अगर आपको मेरा कोई काम बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो क्या वो माफ़ी कबूल कर ली जाएगी? क्योंकि रास्ता दिया है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। ब्रिगेडियर साहब, डू यू एग्री? मैं तो उन अल्फाज पे जाता हूँ जो अल्फाज आप भी कह रहे हैं, जो उन्होंने भी कहे, और चूंकि उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं कि जी, और वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे हैं कि जी वो माफ़ी मांग ले, तो अब ये PIP, मैं तो पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन ये कंसिडर तो करना पड़ेगा PTI को कि वो इस चीज़ के ऊपर राज़ी होते हैं। क्योंकि जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि 9 मई के वाक़े की बात है, उसको हर उस शख्स ने जिसकी ज़रा सी भी अक्ल है, जी होश शख्स ने, चाहे वो सियासत में है या नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, चाहे वो प्राइवेट बिजनेसमैन है, चाहे वो इंटेलेक्चुअल है, हर एक ने कंडेम किया है। क्योंकि जो PTI जो 9 मई में जो आर्मी तनसीबात पे जो हमला किया गया, जो शहदा के जो मज़ारात हैं उन पे हमला किया गया, वो है ही काबिले मतलब लेकिन सर कमाल बात तो ब्रिगेडियर साहब ये है ना कि ये इतना काबिले मजम्मत है, हर किसी ने अफसोस का इजहार किया, पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार किया। एट द सेम टाइम इमरान खान को उनके निकाह के केस में सजा हो गई, लेकिन 9 मई हमला केस में उनको सजा ना हो पाई। अब 9 मई के तो वाकयात चल रहे हैं ना, 9 मई के जो केसेस हैं उनको, जो आप बताए बड़े बहुत यहाँ पे पंजाब में बहुत जियो फेंसिंग की गई थी, उसमें बहुत सारे लोग पकड़े हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों की जमानत भी हुई है। और वो इमरान खान चूँकि पार्टी हेड है और उसको ऑलरेडी उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं, और वो केसेस आपको पता है कि कितने केसेस चल रहे हैं, 240 9 मई हमला केस में सजा ना हो पाई सर, तो 9 मई साल हो केस गया, चला नहीं है ना अभी। जब चलेगा इतने तो सबूत, इतनी वीडियोस, देखिए ना उसकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे तो क्योंकि ये चीज कोर्ट में भी सब जुडिस है, कोर्ट ने इस चीज का नोटिस लिया हुआ है, तो उसके क्या टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, कहां टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब ने सर 14 साल जेल काट ली और फिर बाइज्जत बरी हो गए सर, ये हमारा सिस्टम है ना सर। आसिफ जरदारी साहब की टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे जेल नहीं थी, वो दूसरे एस्पेक्ट्स पे जेल थी। तो वो सर हमारे यहाँ टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ये सारे केस चलते रहते हैं सर, 20-20 साल। किसी जगह पे हमले से ताल्लुक नहीं था, तो दो चीजों को आप कंपेयर नहीं कर सकते। अभी आसिफ जरदारी साहब ने जेल काट ली है, तो आप कहें कि इमरान खान की जेल शुरू हुई है। चलें, ये मुझे बताइए, एक तरफ हम देखा आज की दिन की सर 2 बड़ी खबरें ब्रिगेडियर साहब। एक तरफ हमने देखा DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसको हमने डिस्कस किया, दूसरी तरफ हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो केस की समाअत जजिस के खत के हवाले से, और जो रिमार्क्स अदालत से आए सर कि मुदाखलत तस्लीम कर ली गई हुकूमत की जानिब से, ऑनरेबल जजेस की जानिब से वाज़े हो गया कि हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ताकतवर तरीन इदारे मुदाखलत कर रहे हैं, वकला मुदाखलत कर रहे हैं, दूसरे लोग मुदाखलत कर रहे हैं। कोई आप इनके अंदर कनेक्शन देख रहे हैं, कोई रिलेटिविटी देख रहे हैं आप सर?
मेरा ख्याल इस अगर तो आप रिलेटिविटी प्रेस कॉन्फ्रेंस से या 9 मई से कर रहे हैं तो मेरी नज़र में वो तो रिलेटिविटी है नहीं, क्योंकि जो जजेस ने खत है वो तो कोई 1 महीने 2 महीने पहले लिखा था, और उसके ऊपर आपको याद है जिस तरह प्रोग्रेस हुई थी, उस पर पहले तो चीफ जस्टिस साहब मौजूद चीफ जस्टिस साहब पहले तो फ़ौरन मिले थे प्राइम मिनिस्टर से, और साथ उनके वजीर कानून जो थे वो बैठे होते, तो उन्होंने कहा था कि एक रिटायर्ड जज का कमीशन बना दें, और रिटायर्ड जज में जिनका नाम आया था उन्होंने इनकार कर दिया। तसद्दुक़ जिलानी साहब का नाम था, उन्होंने इनकार कर दिया। तो पहले तो मुझे लगता है कि इसको हशप करने की कोशिश की, द वे आई लुक एट इट, क्योंकि एक रिटायर्ड जज किस तरह तहकीकात करेगा इसके ऊपर। इतने मतलब जो भी जजेस ने खत लिखा है, वो जो जजेस हैं वो आफ्टर ऑल दे हैव वेरी हाई लेकिन क्वालिफिकेशन। ब्रिगेडियर साहब, आई एम सरप्राइज आपको कनेक्शन क्यों नहीं मिला। मैं सरप्राइज इसलिए हूँ सर, एक तरफ हमारे DGISPR साहब कह रहे हैं कि ये टोला है जो नौजवानों की जहन साजी कर रहा है, पाक फौज के खिलाफ कर रहा है, इदारों के खिलाफ कर रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान मुदाखलत की बात हो रही है, ऐसे खत की बात हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि एजेंसियां और उनके लोग मामलात में अदालत के मुदाखलत करते हैं, और वहाँ पे अगेन एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है, और दूसरी तरफ DGISPR उसी हवाले से एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। डोंट यू थिंक देयर इज अ कनेक्शन सर? देखिए, DGISPR जिस हाल बात कर रहे हैं, मेरी नज़र में वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। यानी क्रिमिनल एक्टिविटी ये है कि उसके अंदर अदारों वो जो है जगहों पे हमला किया गया, और उस हमले में चाहे पत्थर मारे गए या कोई चीज़ भी मारी, लेकिन हमला हुआ, आग भी लगती नजर आई बहुत सारी जगहों पे, तो उसका टेक्सचर डिफरेंट है। और जो जस्टिस अतहर मिनल्ला कह रहे हैं कि हम 76 सालों से डर के मारे झूठ बोल रहे हैं, अब सच बोलना चाहिए। ये तो फिर अब अदलिया का जिम्मेदारी है ना। मैं और आप तो नहीं कह सकते। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि आपको याद है कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, तो क्या उनको फांसी तो अदालत ने दी थी, क्या लोगों ने मान लिया था कि वो फांसी ठीक है? नहीं, जब तक जियाउल हक जिंदा था सर, कहा जाता था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुसलमान भी नहीं है, काफिर था, ऐसा नैरेटिव क्रिएट किया गया था सर। मैं रिलीजन पे नहीं जाता सर, उस वक्त ये नैरेटिव भी बिल्ड किया गया था सर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इतने गिर गए थे लोग। जो भी था, मैं तो फैसले लीगैलिटी पे आ रहा हूँ। लीगल तरीके में पाकिस्तान में हर शख्स ने कहा था ये जुडिशियल मर्डर है। तो जो मर्डर हुआ था उसके बाद भी कोई चीफ जस्टिस था ना, तो उसने क्यों किया था? क्योंकि जियाउल हक साहब जो थे वो प्रेसिडेंट थे, इसलिए उन्होंने ये फैसला दिया था। तो ये जो बात आप कर रहे हैं, ये अदलिया कह रही है, अदलिया के जजेस कह रहे हैं, और मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो अदलिया के जज हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, या उनकी क्वालिफिकेशन, उनका कैलिबर, उनका एक्सपीरियंस जो है वो हमारे जहन से बहुत ज्यादा है। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो हम ये निगेट नहीं कर सकते कि वो गलत कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने गलत फैसले दिए, तो ये वो कह रहे हैं। लेकिन जहां पे हम बात कर रहे हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अंदर जो बातचीत है, उसके अंदर तो जो चीज रिफ्लेक्ट की जा रही है वो उन लोगों के हवाले से की जा रही है जिन्होंने 9 मई का इंसिडेंट किया था, और उसके बाद फिर जो अदालत में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, सजा होगी, उसके बाद अपील्स होगी, कितना टाइम लगेगा, ये तो एक लीगल मैटर है, और इसके ऊपर फैसले आप देखिए आ रहे हैं, और अदलिया ने कुछ लोगों को जमानत भी दे दी। तो मेरा इस नजरिए से मैं कहता हूं, बिल्कुल ठीक है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। बस मेरा नजरिया यही है कि एकड़े पासे DGISPR पाक फौज जो इमेज बेहतर करने की कोशिश पिया कन, बे पासे जो केस पियो ले सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो जो हुन में यकीनन पाक फौज जो इमेज मुतासिर थे पियो। ब्रेक वठो। आज सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो अस खुद नोटिस केस का समाअत थी ऑनरेबल जजेस जे खत जे हवाले सां उनमें हैरान कुन रिमार्क साम्हूं आया आहिनि सुप्रीम कोर्ट जे जजनि जा, जेके असां तव्हां साम्हूं रखिया बि प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में। हुनखे डिस्कस करण लाइ मूंसां गॾु हिन महिल मौजूद आहिनि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा सीनियर अॻवान आहिनि, के तारुफ़ जा मोहताज नहीं है, माहिर कानून भी आहिनि। अज़हर सिद्दीक़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं हुजूर? वालेकुम सलाम। सर, मेरी नज़र में आज आपके लिए एक बहुत अच्छा दिन है, आपको एक बहुत बड़ा मौका दिया गया है DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ की जानिब से। उन्होंने आप लोगों को वाज़े रास्ता बता दिया है, ऑप्शन दे दिया है, जिससे आपके लीडर इमरान खान जेल से बाहर भी आ जाएंगे, बाकी लोग भी जो उनके ऊपर केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, असीरी भी ख़त्म हो जाएगी अगर आप माफ़ी मांग ले अजहर साहब, दिल आज़ारी की माफ़ी मांग ले कि आपकी दिल आज़ारी भी हम माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि 9 मई के हवाले से जो है ना आप कौम से माफ़ी मांगेंगे माफ़ी सर? कि माफी तो तब मांगते जब आपने गलती की, कोई कोताही की, कोई जुल्म किया, कोई ज्यादती की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं।
ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी को अलोर किया, ना किसी को कहा जाके आप हमला करें। कि आप लोगों ने अपने जाकर अगर किसी ने अगर कोई एहतजाज किया है, और दूसरा एक बात तो बड़ी वाज़ी, हम इसी बात को तो कह रहे हैं कि माफी तब मांगनी है ना कि जब आगे साबित हो जाएगा कि ये काम हमने किया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। तो ये तो बड़ी वाज़ेह तौर पर सर इतनी चित्रौल के बाद तो बड़े बड़े माफी मांग लेते हैं सर, ऐसे ही मांग ले सर बचत के लिए। लेकिन ना जी बचत सवाल तो है ना, इतनी तकलीफ बर्दाश्त की है 2-2.5 साल में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंबल से गई, पार्टी तोड़ने की कोशिश होती रही, कितने लोगों के साथ क्या जुल्म हुआ, तो माफी किस बात की मांगनी है? माफी देखे, माफी तो इंसान तब मांगेगा ना, माफी मांगनी है उन सियासी जमातों ने जिन्होंने तबाही की है इस मुल्क की, जिन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया पीडीएम की हुकूमत ने आके, जो हालात बनाए हैं इस मुल्क के लिए, माफी वो मांगे आकर। और मैं तो हैरान हो रहा हूँ, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो लग रहा था किसी सियासी जमात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। गालबन को इरफान सिद्दीकी बैठा हुआ है, मरियम औरंगजेब बैठी है, या उज़मा बुखारी बैठी हुई है। जिस तरह की बातें, और मिसाल के तौर पर IMF के हवाले से खत लिखने को भी IMF को कब कहा है कि हमने कर्जा नहीं देना, यानी हकायक भी ठीक नहीं। वोटिंग परसेंटेज, यानी ये बताया गया कि वोट कितने पड़े हैं, यानी ये तो डायरेक्ट एक्यूजेशन थी। ये भी कहा गया कि आप लोग कहते थे कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये भी आपका एजेंडा था। देखिए वो बात बड़ी वाजी है ना कि मकसद क्या था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाना। तो फॉल्स फ्लैग तो इस हवाले से है कि जब किया हो ना हो ना, अगर तो किया होता ना फिर बात थी, जब किया कुछ नहीं है तो माफी किस बात की है? अब वो 1 साल पूरा देख लिया, कोई शहादत नहीं आई, कोई गवाही नहीं आई, जब देख लिया कुछ नहीं बन सका, तो अब तो मैं तो ये कहूंगा ये भैया इस मुल्क को एमनेस्टी की तरफ लेके जाए। आप खुद कहें कि हम बड़ा दिल करें कि ठीक है जो कोताहियां होगी हैं, कमियां होगी हैं, हम छोड़ते हैं आगे और इस मुल्क को आगे लेके चलते हैं। मुल्क में सिविल लिबर्टीज की बात करते हैं, मुल्क में जमहूरियत को परवान चढ़ाने की बात करते साहब, हैं। मुझे लग रहा है परसों 9 मई को सजा ही ना हो जाए इस केस में इमरान खान को। देखिए मैं अर्ज करता चलूं कि झूठे केस कितने और बनाएंगे। अभी सर अगर निकाह केस में सजा हो सकती है, सर निकाह केस में सजा हो सकती है तो इसमें भी हो सकती है। नहीं देखिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है ना इस मुल्क में, सियासी इंजीनियरिंग हो रही है ना। यानी तोशाखाना में पहले 2 इलेक्शन कमीशन अलहदा, नैब ने अलहदा, नैब फिर बना रहा है, वो चैलेंज किया हुआ है, साइफर में कुछ नहीं मिला, इद्दत के लिकाब में कुछ नहीं मिला। अब जब कुछ नहीं मिला तो अब और क्या कितना ग्राउंड के साथ लगा रहे हैं। कभी इंटरनेशनल एजेंडा था इमरान खान को पीछे लेके जाने का, अमेरिकन एजेंडा था, वो नवाज शरीफ लंदन प्लान बैठकर उसको फुलफिल कर रहा था। उसको फुलफिल करने के लिए जो जो इदारे उसे इस्तेमाल कर रहे थे, नून लीग ने वो इस्तेमाल किए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसी किसी बात को यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राइट टू फेयर ट्रायल, यानी लोग भुगत रहे हैं ना 9 मई के हवाले से, जेलों के अंदर मौजूद है। सर और क्या चाहते हैं हम, और हमें क्या चाहिए? इमरान खान आज भी जेल के अंदर है, झूठे केसों के अंदर। क्या कुछ हुआ जब उसे पकड़ा गया वहां से इस्लामाबाद से, आपको पता है कि किसके कहने में पकड़ा और क्या कुछ हुआ, सारा कुछ देख लिया। ठीक, लेकिन सर देखिए ना, अब आपके जो कप्तान है वो क्रिकेटर भी हैं, और हर बॉल को तो फ्रंट फुट पे खेला नहीं जाता, कुछ बॉल्स पे सर बैक फुट पे भी आना चाहिए। कप्तान को इस बात का तो एहसास होगा ना सर कि वो तो जेल में है ही है, लेकिन कितने सारे और भी जेल में है। परवेज इलाही सर कितनी बड़ी उम्र है उनकी, वो जेल में, मतलब कितनी मुश्किलात, तो उनके ऊपर रहम खा के थोड़ा बैक फुट पे आके बोले ठीक है दिल आजारी के लिए सॉरी। देखिए दिल आजारी मैं फिर करता चलूं, दिल आजारी सॉरी तब कर रहा है अगर किया है, जिन्होंने किया है वो बिल्कुल उनको कहना चाहिए। अजहर साहब इसको ऐसे देखिए ना, आपने अच्छा काम किया, अजहर साहब आपने अच्छा काम किया, अगले को वो काम बुरा लगा तो इसके लिए सॉरी बोल दें, आपकी नीयत को अल्लाह आपको सवाब देगा। लेकिन बात फिर वही आ गई, फौजदारी जुर्म में कहते हैं कि अगर आपने कन्फेशन कर लिया तो फंस गए आप। हम क्यों कन्फेशन करें इस बात का जो नाकर्दा गुनाहों की सजा देना चाहते हैं? हम ऐसे किसी प्रोसेस का अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं मुल्क आगे जाए, सिविल लिबर्टीज आगे हो, इस मुल्क की तरक्की का राज है सर इसमें से अब सर शतरंज में ना एस्टैब्लिशमेंट सिर्फ उतना काम करे जितना कर सकती है। शतरंज में पार्टी तोड़ना, जोड़ना, सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाना, ये अब खत्म हो जाना चाहिए। कुछ नहीं मिला इससे, एक दो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग चल रही है, ये खत्म होनी चाहिए। साहब शतरंज में 1-2 प्यादे कुर्बान करने पड़ते हैं कभी कभी बाजी जीतने के लिए,
मैं यही कह रहा हूँ कि आप एक तो प्यादे कुर्बान करते हैं, कोई एक छोटा मोटा लीडर बोल दे कि हाँ मैं जिम्मेदार हूं, मैं माफी चाहता हूं, खत्म हो गई बात सर। बड़े खान ना बोले। वो कितने हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने ने कर दी आपके सामने है, वो सारे जो दूध के धुले हो गए हैं सर। मुराद रासो कितने लोगों के बारे में ये बातें होती रही, अब उन्होंने सबने कह दी है, बात खत्म हो गई, अब क्या रह गया है, हमारा क्या कहना है, सब खत्म हो गया, बात खत्म। अब जो कुछ है अब भुगतना जिन्होंने है वो सियासी जमातों ने है, सियासी जमातें इस मुल्क की तबाही की जिम्मेदार हैं ये वाली। ये चाहे तो मुल्क आगे जा सकता था, लेकिन नहीं लेके जाना चाहते ये लोग, इसी तरह रखना चाहते हैं हालात और वाकयात को। जी अब ये बताइए सर कि आज जो हमने अदालत में देखा सर, आज के दिन भी दो बड़ी खबरें हैं सर। ऑफ कोर्स एक DGISPR साहब की प्रेस ब्रीफिंग, दूसरा जो सुओमोटो केस था जजेस के खत के हवाले से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स और दीगर मौजूद जजेस के रिमार्क्स हैरान कुन थे। लेकिन सर एक चीज मैं देख रहा हूं कि इन दोनों खबरों में जो एक चीज कनेक्टिंग है सर, एक तरफ DGISPR पाक फौज के नैरेटिव को, स्टैब्लिशमेंट के नैरेटिव को पूरी कौम के सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि जहन साजी की जा रही थी, इदारे के खिलाफ कैंपेन की जा रही थी और एक सियासी टोला भड़का रहा था नौजवानों को। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सर हमारे ऑनरेबल जजेस ये एतराफ़ कर रहे हैं कि हाँ मुदाखलत है, जो खत में हम जानते हैं बड़े बड़े इदारों की तरफ इशारा था, एजेंसियों की तरफ इशारा था। तो मैं ये देख रहा हूँ कि सर अदालत में जो इमेज था हमारी इस्टेब्लिशमेंट का वो कम हो रहा था और हमारे DGISPR साहब आज ही के दिन इस्टेब्लिशमेंट यानी पाक फौज का इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे। डू यू सी अ कनेक्टिविटी सर? अच्छा देखिए, एक बात बताऊं आपको, 6 जजेस के खत के बाद समझ आ जानी चाहिए थी, इन चीजों को डाइल्यूट करना चाहिए था। जब आप चीजों को एग्रेसिव करेंगे तो हालात तो देखे ना, अब तो मॉडर्न दौर है, यानी कोशिश करके देख ली, मीडिया का गला घोड़ के देख लिया, सोशल मीडिया का, एक्स की पैन का कोई एक्सपीरियंस ना कर सके, ट्विटर बंद पड़ा हुआ है आज। और अब वहां पर जो ये तो बात एक हकीकत है कि अदलिया में मुदाखलत है और इसमें तो कोई शक नहीं है। और आपने वो देखा कि वो मुदाखलत अदालत के अंदर भी मुदाखलत रही, अदालत के अंदर भी हम सब ने देखा कि क्या कुछ होता रहे, हम सारा कुछ देखते रहे हैं। मौका एक आ गया है चीजों को आगे ले जाने का, और चाहिए कि आप चीजों को आगे लेकर जाएं, छोड़ दें इन चीजों को, कुछ नहीं मिलेगा इन चीजों से। इन चीजों से ना तो कोई फायदा होना है। मुल्क जो तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है उसको आगे लेके जाना है, आपने मुल्क को तरक्की कराएं आगे आप, मगर इस तरह ना लेके जाएं। सर ये जो जस्टिस अतहर मिनुल्लाह साहब के रिमार्क्स थे अजहर सिद्दीक साहब, मेरी नज़र में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वो कहते हैं कि हम 76 सालों से सच को छुपाकर झूठ बोला जा रहा है, इसलिए हमारी साख खत्म हो चुकी है और अब वक्त आ गया है कि हम सच बोलना शुरू करें। सर अब एक सुप्रीम कोर्ट का जज ये कह रहा है कि हम पिछले 7-8 दिहाइयों से सच नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम डरते हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में सर कौन है जिसमें सच बोलने की ताकत है अजहर साहब? देखें, अब आप भी हमें कह रहे हैं ना माफी मांग लें, आप भी हमें कह रहे हैं सच बोल लें। हम सच बोल रहे हैं और सच कह रहे हैं, हम एक एक चीज बता रहे हैं कि हम हमारा नुक्ता नजर क्या है। हम किसी झूठ के बयानिए को नहीं मानेंगे, हम क्यों कहें। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, आप पार्टी इंतखाबी निशान लेना सबने देख लिया कि अगर एक पार्टी के इलेक्शन ही कराए तो इंतखाबी निशान ले लिया जाए। और कमाल की बात है, उस कानून को चैलेंज किया गया लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, वो जनाब चीफ जस्टिस साहब उसका लार्जर बेंच ही नहीं बनाते हैं, वो केस ही फिक्स नहीं करते हैं। और वो अगर केस फिक्स कर दे तो सेक्शन 215 खत्म हो जाएगा, सेक्शन 104 और रूल 94 खत्म हो जाएगा। और उसका अल्टीमेटली हमें ये फायदा ये होगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस मैदान में आ जाएगी और उसका अल्टीमेट एडवांटेज आप देख लेंगे क्या अपोजिशन है सारी। क्या आपको लगता है कि वो 23 सीटें जो मखसूस आपकी थी आपको वापस मिलेंगी और उसका बड़ा एडवांटेज भी मिलेगा? जी बिल्कुल, 23 सीटें तो नेशनल असेंबली की है ना जी, बाकी सूबाई असेंबलियों के अंदर ये सारी सीटें पड़ी हुई हैं, तो वो सारी सीटें अभी देखे ना, वो सीटें अभी क्या हुआ, ये तरमीम चाहते थे, ये सियासी रिश्वत देना चाहते थे, ये क्या चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से चीज जस्टिस साहब की एक्सटेंशन कर दी जाए, उनका टेन्योर कर दिया जाए। वो तो सारा रुक गया ना, वो जो चलाकियां करना चाहते थे, वो जो रौंदी बोलना चाहते थे, वो जो मुल्क तबाह करना चाहते थे, वो सारा एजेंडा तो रुक गया ना। अब तो इंशाल्लाह आगे हालात बेहतर की तरफ जाएंगे और चीजें भी वापस मिलेंगी और इंशाल्लाह हुकूमती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉर्म 47 भी वापस आएंगे। आप क्यों कह रहे हैं एक्सटेंशन की बातें रुक गई? आईनी तरमीम तो प्लान की भी है सर। नहीं ना आप वो रुक गई चले। और वो देखे ना,
जब 23 सीटें हाथ से निकल जाएंगी तो 2/3 अक्सरियत जबरदस्ती दिलवाई हुई थी वो खत्म होगी ना। अब 23 सीटें उनके पास रही है तो ये अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये क्या होगा कि वो 2/3 अक्सरियत रही है, तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत चाहिए इनको। तो अब तो बड़ा मुश्किल है, अब तो ख्वाब जो है ना चकनाचूर हो रहे हैं इनके। अब ये नहीं हो सकता कि जनाब आप कहे कि जनाब आपके तनासब से ज्यादा आपको सीटें आपके हिस्से के मुताबिक से ज्यादा सीटें मिल जाए, वो नहीं पॉसिबिलिटी, वो नहीं है हालात और ना हो सकता। चले ये बताइए सर, दो और खबरें जिसमें मैं आपका कमेंट लेना चाहता हूँ। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है, बताया जा रहा है बदनीयती पर मबनी मुहिम पर तौहीन अदालत कार्रवाई के लिए एक और खत सामने आ गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने भी चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत कार्रवाई का खत लिख दिया है। क्या कमेंट करेंगे सर इस खबर के ऊपर अजहर साहब? देखिए, अब मुझे ये बताएं, घर का डाटा, नादरा का डाटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपने और मैंने तो नहीं लीक की ना। ये इदारों के अंदर इदारों ने लीक की, नादरा ने लीक की या किसी ने लीक तो की है ना। जिसने लीक किया उसके बारे में तो तौहीन अदालत की कार्रवाई और इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए ना। और ये तो जाती है, और मोहसिन खयानी के खिलाफ जो कैंपेन चल रही है, पूरे सरकारी मीडिया और सरकारी इदारे जो लेकर सारी चीजों को चल रहे हैं, तो वो तो जब तक उसका, और मैं तो समझता हूँ उनमें उल्टा लटका के टांगना चाहिए ऐसे लोगों को जो ये सारा मामला लेकर चल रहे हैं, जो प्लानिंग लेकर चलते हैं। आखिरी सवाल, वजारत कानून ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी को रिटायरमेंट में तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सर इसके ऊपर भी कुछ कमेंट करते जाएं। देखिए, अब तो ये देखे ना, बुनियाद तो शौकत सिद्दीकी का केस ही बना ना। जी जी, शौकत से क्या हुआ, किस तरह सारी चीजें सामने आ गई। आज जैसे कहा है कि जुडिशल कमीशन बनाने के हवाले से बात हुई है, तो हमने तो कह दी है कि जुडिशल कमीशन बनाए, बिल्कुल बनाए, 2014 का भी बनाए, सारा बनाए, ताकि सारी चीजें सामने आ जाए। इमरान खान पर अब हमला जो हुआ, 8 फरवरी के इलेक्शन में जो कुछ हुआ, जो पार्टी को तोड़ा गया, वो सारे मामले पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह शौकत सिद्दीकी वाले मामले में वो बहाल होना, हम समझते हैं उनके साथ ज्यादती है। पहले हम नहीं समझते थे, लेकिन अब समझ रहे हैं कि ज्यादती उनके साथ हुई है। अब तो कोई डाउट रह नहीं गया। तो खुशाइंद है कि उनको उनकी बहाली होगी या पेंशन ले सकेंगे वो। ये बताइएगा सर कि एक और आपसे चीज समझना चाह रहा हूँ अजहर साहब, जो ऑनरेबल जज जमाल मंदोखेल साहब ने भी कहा कि मुदाखलत हो रही है, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। क्या करना चाहिए हुकूमत को अजहर साहब? देखिए, हुकूमत का काम है ना, जो कर रहा है उन्हें रोक के, सारे अंडर है ना इदारे उनके। और ये हो ही नहीं सकता। हुकूमत ने इदारे बनाए, आईपी वगैरह, स्पेशल ब्रांच, क्या वो चूड़ियां पहन के बैठे हुए हैं? उन्हें नहीं पता क्या कुछ हो रहा है? तो ये हुकूमत ही की जिम्मेदारी है, हुकूमत ने रोकना है। और हुकूमत जो के साथ मिली हुई है, फैसिलिटेट कर रही है, उनको फायदा है कि इन्हीं की वजह से हुकूमत आई है। और पीडीएम 1.0, फिर पीडीएम 0.5, हाफ पीडीएम, निगरान हुकूमत, अब पीडीएम 2.0। तो ये सारे नवाजे हुए लोग जो है ना, अब इनके जाने की बारी आई है। अच्छा, ये हालात अब ऐसा तुर जाना है, दिन रह गए थोड़े। जो अदालतों में हो रहा है आज जो हम देख रहे हैं सर, ये जुडिशियल एक्टिविज्म कहेंगे इसको, या फिर आप समझ रहे हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स आने वाले हैं, निजाम बेहतर होने जा रहे हैं? लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म पे तो इन्होंने आके हथौड़े मार दिए। जी हाँ, जैसे साकिब निसार साहब के दौर में बहुत काम हो रहा था, और मौजूदा दौर में आगे आपने देखा वो सारा रुक गया। हुकूमत मादर पितर आजाद हो गई। जुडिशियल एक्टिविज्म से पहले कम से कम गवर्नमेंट जो है अपने दायरे इख्तियार में रहती थी, वो अब नहीं रह रही है। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स वो तवक्को नहीं की जा सकती मौजूदा हुकूमत से, और ना ही जस्टिस काजी फाइज साहब के होते हुए आने वाले दौर में आप देखेंगे जहाँ जुडिशियल रिफॉर्म्स भी होंगी और मुल्क आगे भी जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन जेका ॻाल्हि अजहर सिद्दीक साहब असांखे सम्झाई आहे कि हाणे वक्त अची वियो आहे कि मुल्क में बेहतरी अचे, छो जे करे यकीनन अदालती मामलात असांखे ॿुधाइनि था, जेके मुदाखलत जा कमेंट्स ऑनरेबल जजिस जी तरफ़ां आया आहिनि, यकीनन उहे परेशान कोन्हनि, हैरान कोन्हनि। हर जज इहो तस्लीम थो करे कि मुदाखलत थिए थी, न रुगो इदारनि जी तरफ़ां, वकला जी तरफ़ां, ताक़तवर माण्हुनि जी तरफ़ां, अशराफिया जी तरफ़ां, हुकूमती इदारनि, हुकूमती पावरफुल शख्सियात जी तरफ़ां। इहा मुदाखलत बंदि थियणु घुरिजे, छोकी हिन मुदाखलत जे करे थियो छा आहे कि सिस्टम में पेंडिंग केसिस ठही विया आहिनि। सुप्रीम कोर्ट में 55-57 हज़ार केसिस पेंडिंग आहिनि। ऑल ओवर पाकिस्तान 22 लख केसिस पेंडिंग आहिनि, जंहिंजे करे जेके ग़रीब माण्हू आहिनि उहे त रुली विया। हाणे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी ॻाल्हि पिया कयूं असां हिते, ऑनरेबल हाई कोर्ट जे जजिस जी ॻाल्हि था कयूं असां हिते, जेके इलाही वॾा माण्हू सम्झा वेंदा आहिनि,
वॾा जजिस सम्झा वेंदा आहिनि, वॾी अदालतूं सम्झियूं वेंदियूं आहिनि। जॾहिं लोअर कोर्ट्स ते तव्हां वेंदा आहियो, नंढी अदालतुनि ते, त सिटी कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उतां जो हाल छा आहे? अलाह बचाए। वो चवंदा आहिनि न कि कोई दोस्त पंहिंजे दोस्त खे मशवरो ॾींदो आहे कि बसि दुआ कजांइ कि अलाह तोखे पुलिस वारनि सां बचाए, हस्पताल सां बचाए ऐं अदालतुनि सां बचाए। त यकीनन निज़ाम अहिड़ो पाकिस्तान में ठही वियो आहे जंहिंजे करे हाणे वक़्तु आहे असां पंहिंजे माण्हुनि ते रहम खाऊं ऐं पंहिंजे निज़ाम खे बहितर कयूं। जी हिकिड़ी बहितरीन मिसाल हिन महिल जो गंदुम स्कैंडल, कणक जो स्कैंडल आहे, जंहिंमें असांखे ख़बर आहे कि वफ़ाक़ी काबीना जो अॼु इजलास थियो ऐं इहो इशू रेस कयो वियो। पर अफ़सोस सां जेको कमीशन ठाहियो वियो इन्वेस्टिगेशन करण लाइ, उहो पंहिंजी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट न कंप्लीट करे सघियो। हिन करे वज़ीर आज़म साहब को एक्शन न खयों आहे। इंतज़ारु पियो कयो वञे कि उहो रिपोर्ट ठहे, फाइनली वज़ीर आज़म खे पेश थिए ऐं पोइ वज़ीर आज़म साहब को एक्शन खणनि। अलाए छो वज़ीर आज़म साहब खे अलाए कंहिंजो इंतज़ारु आहे? हिते ग़रीब किसान आबादकार पंहिंजी फसलूं रोडनि ते वाहनि था, बहाए था ॾियनि, ज़ाया था कनि, पर हुकूमत जेका आहे होश अनाखो नथी वठे। जेसि ताईं पाकिस्तान जी अशराफिया जेके हुकुमरान आहिनि, सियासतदान आहिनि, हुननि खे ग़रीब माण्हुनि जो ख़्यालु न ईंदो, ख़ासि तौर ते उहे माण्हू जेके असांजी मुआशी शहरग आहिनि, ज़राअत खां जुड़ियल आहिनि, भाण, DAP, यूरिया, बिज, हर का शइ ब्लैक ते खपिजे थी, को कुझु कोन थो करे। असांखे ख़बर आहे ॿिया मसइला छा आहिनि असांजे आबादकारनि लाइ। त मां आख़िर प्रोग्राम में इहा ई दुआ कंदुसि कि असांजे हुकुमराननि खे होश अचे, उहे सही फ़ैसिला कनि ऐं टाइम ते कनि। हाणे वज़ीर आज़म साहब खे रिपोर्ट मिलंदी हफ़्ते खां पोइ, तेसि ताईं त असांजे आबादकारनि लाइ केतिरो माल ख़राबु थी वेंदो, नुक़सानु थी वेंदो, वेयर हाउसिंग, बारदाणो, अलाए केतिरा मसइला आहिनि। त मां दुआ थो करे सघां हुननि लाइ, जिन करे दुआ कंदुसि, पंहिंजी आवाज़ु खणंदुसि, अलाह करे हुननि जे कननि ताईं पहुचे। पंहिंजो फीडबैक मूंखे सोशल मीडिया ते ज़रूरु ॾिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अल्लाह हाफ़िज़।